नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अनेकता में एकता इसकी पहचान है। विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, लिंग के लोग यहाँ रहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य से शहीद स्मृति चेतना समिति के संस्थापक श्री प्रेम कुमार शुक्ला वहाँ के शहीदों की छाया चित्र एकत्रित कर लोगों में जन चेतना का संचार कर रहे हैं। आज के वर्तमान दिशा व दशा से चिंतित हैं, क्योंकि देश की जनता का मार्गदर्शन कराने वाले ब्राह्मण समाज आज उपेक्षित है। इनके खिलाफ आए दिन कोई न कोई गलत टिप्पणी करता रहता है, जिससे देश के कवि समाज में चिंतित है। आज हमारे संवाददाता शंभू शरण ने शहीद स्मृति चेतना समिति के संस्थापक से बात की, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा। पेश है हमारे शंभू शरण की खास रिपोर्ट। मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। और मैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में उपस्थित हूं और आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने चेहरा। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। लोगों में ऊर्जा उत्साह भरने वाले हमारे देश के महान कवि प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा समाज को लेकर चलते हैं, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान समय में आप जो है आप शहीद स्मृति समिति के जो संस्थापक हैं, ये संस्था के बारे में हमारे कुछ दर्शकों को बताइए। ये हमारी संस्था पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने स्थापना की थी और उन्होंने देशभक्त जो हमारे बलिदानी हैं उनका एक पूरा का पूरा इतिहास तैयार किया। कहाँ कहाँ बाल बलिदानियों से लेकर बड़े लोगों का गुमनाम चलचित्र और उनके सबके चित्र इकट्ठे किए, उनके सबकी कहानियाँ और उसमें बहुत सारी किताबें 25 की लगभग किताबें लिखी। तो जुड़ने के बाद मैंने देखा मेरे अंदर देशभक्ति की भावना का बीज अंकुरित था और बचपन से मैं देशभक्ति का आला गाता था। तो उसके बाद से मैं उनके साथ जुड़ा और कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्था को आगे बढ़ाया। 2010 में ही संस्था ने नींव का पत्थर स्थापित किया। दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का एक आश्रम बनाया और आश्रम में जो संग्रहालय बनाया स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल जी की, वहाँ गुप्ता जी ने अपने रक्त के चित्र लगवाए जो 10 साल से प्रदर्शनी लगा रहे थे। इसके बाद संस्था हमारी आगे बढ़ती गई और उसके बाद आया 2016 में हमने लाल किले के अंदर बाल शहीद का संग्रहालय बनाया, जिसमें 35 चित्र रख चुके थे, बाकी कलर थे। और इसी क्रम को हमने फिर जब गुप्ता जी नहीं रहे तो मुझे उत्तराधिकारी बना गए, तो 2018 में 26 जनवरी 2018 को विधानसभा दिल्ली में शहीदों के चित्र लगाए संस्था ने और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने शहीदों के चित्र लगाए हैं और ये क्रम चल रहा है। पूरे देश में करोड़ों लोगों ने उन चित्रों को, उनकी कहानियों को देखा है, सुना है और हजारों बच्चों ने उस प्रतियोगिताओं में भाग लिया। स्मृति चित्र जो इकट्ठी करने के लिए आपको का सामना करना पड़ा होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी सामना यही पड़ता है कि आर्थिक रूप से लोग सहयोग नहीं करते हैं। धर्म के नाम पे तो लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन शहीदों के नाम पे कोई पैसा देता नहीं। बहुत बेले मिलते हैं, तो बहुत सारा पैसा हम लोगों का अपना लग जाता है और बहुत कम दानी मिलते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग विशेष नहीं मिला। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार भी है, इसमें भी लोग हाँ तो करते हैं लेकिन सहयोग करने में आगे नहीं आते। ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि सरकार शहीदों के लिए अभी अमृत महोत्सव, हमारे पास इतने सारे चित्र, अगर सरकार इनको लागत मूल्य पे भी लगवाना चाहती है तो संसद में लगा दे, यहाँ पर और हमारी मांग है कि अगर आपने नेशनल म्यूजियम बनाया, बहुत अच्छी बात है, आपने नेशनल पुलिस का बनाया तो ये बहुत जाए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है, क्या उनका वहाँ पर नहीं होना चाहिए? इंडिया गेट पर कोई स्थान सरकार को सबसे पहले बनाना चाहिए, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। जिन्होंने आज़ादी में अपनी गोलियाँ खाई, अपने परिवार को नहीं देखा, उनका कहीं स्मृति कुछ नहीं देश, खासकर दिल्ली में। तो मेरी मांग भी है आपके चैनल लोग मीडिया के माध्यम से, और हम लोग मांग करते आए हैं जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है, उसी आसपास स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के चित्र लगाए जाएँ, उनके स्टैचू लगाए जाएँ। उसमें संस्था भी सहयोग करने से तैयार है, उनकी भी स्मृति का वहाँ पर कार्यक्रम बनाया जाए, जगह है। तो आपने देखा उन्होंने बोला क्या कि हमारे शहीद स्मृति जो इकट्ठे करने का सामना करना पड़ा, सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती, सोशल हमारे सामाजिक संगठनों को हेल्प नहीं कर पाते, बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए आपको किस तरह से सोचा आपने कि दिल्ली आकर दिल्ली आना चाहिए, अपने लोगों में वो जो उत्साह भरना चाहिए, और यहाँ पर क्या क्या आपका उपलब्धि हासिल किया? देखिए, मैं 93 में दिल्ली आ गया था, तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था
और पढ़ाई करते करते हमने देशभक्ति की कविताएं सुनाता था मंच के ऊपर। पहले तो समाज से जुड़ा, यहाँ ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है तो अब है, इससे पहले यहाँ पर था ब्राह्मण कानपुर बोर्ड, उसके दीक्षित जी से जुड़ा। उसके बाद उनके साथ कार्यक्रमों में गया, फिर और भी सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ा, और जुड़ने के बाद देखा कि वहाँ पर सामाजिक रूप से भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं लोग। तब मेरा मन उचट गया और मैं सही संस्था से जुड़ा, और आज सही संस्था में जुड़ करके मैंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। हजारों बच्चे हमारे साथ चल इस क्रम को करोड़ों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर, सक्षम और बोलने में प्रवीण हो। जिस दिन हमारा युवा ट्रेंड हो जाएगा, हमारा देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। उस पर हम काम कर रहे हैं। युवाओं में चेतना जगाने का, उनके अंदर हुनर पैदा करने का हम काम बिना सरकारी मदद के कर रहे हैं। सरकार अगर हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो हम सरकार से भी आमंत्रित करते हैं कि हमारी संस्था की गतिविधियों को अगर अडाप्ट करना चाहती है, मेरी क्षमताओं को कहीं प्रयोग करना चाहती है, तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ कि देश का युवा, चाहे खेल कूद से लेकर के, चाहे चेतना का काम हो, पर्यावरण जागरूकता का काम हो, कोई भी काम हो, युवा कर सकते हैं और युवाओं को प्रेरणा देने का काम मैं कर सकता हूँ। मेरे संस्था में ऐसे सैकड़ों प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, जो इस कार्य को करना चाहते हैं, पूरे देश में करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से। तो आपने देखा प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि ये जो चित्र जो इकट्ठे करके लोग जो जन चेतना का काम कर रही है, इनकी संस्था बहुत जोरों शोर से आगे पड़ी है। और ये नहीं कि दिल्ली में, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है संस्था। वहाँ शहीदों के चित्र को इकट्ठे करके उनके स्टैचू तैयार कराया जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग इनके सदस्य जो इसे सेवा, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन पर जन चेतना का संचार करते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि इतने सारे बताइए। और ये बताइए कि आपने बोला कि ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई है, ब्राह्मण समाज में काफ़ी अभी दयनीय स्थिति है लोगों की। इसके बारे में संविधान, सरकार और कानून के बारे में आप कुछ विचार दे सकते हैं? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। इरादे ही न बढ़ने के तो मंजिल कौन पाएगा, इरादे ही न बढ़ने के तो मंजिल कौन पाएगा, उजाड़ोगे तुम ही कैसे चमन ये लहलाएगा। आज ब्राह्मण का दुश्मन ब्राह्मण को, वो अपने ही चमन को उजाड़ रहा है, कोई अपने धन के नाम पे, कोई अपने मन के नाम पे। आपको समझना चाहिए, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक उपाधि है, और ब्राह्मण किसी को भी दी जा सकती है। ये सरकार को सोचना चाहिए। संविधान का निर्माण जब हुआ तो ब्राह्मण जो समुन्नत था उस समय, वो कैसे नीचे चला गया। देश प्रगति कर रहा है और वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं संविधान में कमियां हैं, कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं में कमियां हैं, कहीं न कहीं सामाजिक सोच में कमी है। आज हर व्यक्ति समाज में ब्राह्मण को नीचा दिखाना अपना उच्च समझता है। ऐसा क्यों है? कर्म से ऊंचा बना था, वो जाति से नहीं ऊंचा बना था, जन्म से नहीं बना था। जो लोग जन्म से अपने को ऊंचा समझते हो ब्राह्मण नहीं है। उन्हें ब्राह्मण की परिभाषा भी नहीं पता है, ब्राह्मण का बा भी नहीं पता है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म की सत्ता को जानता हो, जो समाज की चेतना को जगाने का काम करता हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाषा बोलता हो, जो सभी जातियों में भेद न करता हो, जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास करता हो, वो ब्राह्मण है। वो आज ब्राह्मण का ब्राह्मण तो खत्म हो गया, गुरुकुल हमारे खत्म हो गए। आज हम मदरसों को इलेक्ट्रॉनिक करने की बात करें, करो, लेकिन गुरुकुल भी इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। गुरुकुलों की स्थापना भी सरकार करे, वो प्रयास क्यों नहीं होता है? एक तरफा बात आज 70 सालों से हम केवल माइनॉरिटी के ही विकास का काम देश में चल रहा है। बहुसंख्यक भाड़ में जाए क्या? अगर बहुसंख्यक है तो अपराधी है क्या? ये मैं सरकार से चाहता हूं कि ये जो संविधान में अल्पसंख्यकों को महत्व दे रहे हो अच्छी बात, लेकिन बहुसंख्यकों को ज़्यादा महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि बहुसंख्यक अगर पीड़ित होगा तो अल्पसंख्यक अगर उन्नत भी हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता है। इस देश को बनाने में जितना योगदान बहुसंख्यकों का रहा है, उस बात को समझना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण करने नारा ऐसे संविधान संशोधन करने की जरूरत है कि अगर एक जगह मदरसा खुला है तो वहाँ गुरुकुल भी खुलेगा। ये बात भावना जिस दिन आएगी देश में, तब जाके देश का विकास होगा। कहना है कि गुरुकुल को भी आधुनिकीकरण से जोड़ बिल्कुल। गुरुकुल की स्थापना सरकार ने कितनी करी है? सरकार ने कितने मदरसों को तो पैसा देना है, गुरुकुलों को कितने दिया है? इसका डाटा भी चाहिए सरकार लाए सामने। और अगर गुरुकुलों का निर्माण नहीं हुआ तो देश की संस्कृति कुछ सालों की निर्माण नहीं है, और जिसके लिए विदेशी ताकतें पूरी तन मन धन से लगी हुई हैं, इस देश की संस्कृति को ही तो नष्ट करने के लिए लगी हुई हैं। और इनके देश में है क्या? इस देश से संस्कृति हटा लो, देश खत्म। जिस देश से संस्कृति चली गई, भाषा चली, आज हिंदी भाषा की बात करने पर पश्चिम के देश, दक्षिण के देश क्यों विरोध करते हैं? जो राज्य
क्यों? क्योंकि वहाँ ईसाइयत फैली हुई है, वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, हिंदी हो जाएगी धर्मांतरण रुक जाएगा, इसलिए विरोध करते हैं। सरकार को सख्ती से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। जो राज्य नहीं मानते हैं उन पर जबरदस्ती थोपनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह संविधान थोपा गया हमारे ऊपर, जिस तरह आरक्षण थोपा गया और बढ़ाता गया, तो उसी तरह इन चीज़ों को भी थोपना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। नारे से नहीं बढ़ेगा, करने से बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए और गुरुकुलों की स्थापना हो। पुरानी पद्धतियों को जिस तरह से बाबा रामदेव ने बढ़ाया, आज पूरा देश आयुर्वेद अपना रहा, पूरी विश्व अपना रहा, तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो पूरे विश्व में उन्नत थी, उसको क्यों छोड़ दिया गया? केवल इसलिए कि ब्राह्मणों के पास थी। अरे उसमें कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी पढ़ा सकता है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ब्राह्मण कोई जाति है, उपाधि है, जो उस योग्य बनता था उसको दी जाती थी, सबको नहीं मिलती थी। चाहे वो ब्राह्मण घर में पैदा होना एक शर्त थी, लेकिन अगर उस शर्त में ढील दी जा सकती है, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए तो उसमें बनाए ब्राह्मण। जैसे शिक्षक होते हैं वैसे ब्राह्मण बनने की क्षमता पैदा करें लोग, और हमारे यहाँ बने हैं। उदाहरण है, वाल्मीकि जी कौन थे? ऋषि, उनको कहा जाता है। रविदास जी कौन है? संत कहे जाते हैं। सब इनको स्मरण करते ही नहीं करते हैं। तो यहाँ तक तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने लिखा भी है कि भेद करा किसने है, कि नारद और व्यास के पुत्र ऋषि पुत्र देवदूत हो गए और वाल्मीकि ऋषि के पुत्र भूत हो गए या अछूत हो गए। ये किसने भेद किया? जहाँ से भेद शुरू हुआ वहीं भेद खत्म करना पड़ेगा। और अब तो कानून की जातियाँ क्यों बना दी? जाति का निर्माण कैसे हुआ? उसके इतिहास को देखें। कर्म पे आधारित थी। जो जिसका कर्म कर रहा है उसके हिसाब से उसको सम्मान मिले, उसको उत्थान मिले, तब जा करके। और रही बात ब्राह्मणों को मिटाने से, ब्राह्मण मिटने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि ब्राह्मण तो वो है जिससे भगवान भी हार जाते हैं। मनुष्य की क्या औकात है? ये जो सोच है, जो गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है, और जो अभी नारे लगाए हैं आपके BHU में ब्राह्मणों की कब्र खोदने वाले, मैं उनको कहता हूँ कि अपनी कब्रें तैयार कर लें, क्योंकि ब्राह्मण की कब्र खोदने में अभी हजारों साल लगेंगे। एक भी ब्राह्मण जिंदा था तो जिसने चाणक्य ने पूरे वंश का नाश करवा दिया। ऐसे तो लाखों नहीं, करोड़ों, 30 करोड़ ब्राह्मण हैं। हमारी जाति गणना भी गलत होती है। हर तरह का भेदभाव सरकारें कर रही हैं और फिर कह रहे हैं कि हम जो है सांप्रदायिक की सोच है। अगर विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो प्रतिभा को, सम्मान को और उस व्यक्ति को सम्मान बराबर देना पड़ेगा, तभी आज देश हमारा आगे बढ़ेगा। नारों से देश नहीं बढ़ता आगे, करने से बढ़ता है, मेरा ये मानना है। ब्राह्मणों को उचित सम्मान मिले, समाज में उनकी जो स्थिति थी उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन। जो गरीब ब्राह्मण है उनका क्या अपराध है कि ब्राह्मण इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा? उनको सरकारी लाभ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। और ये मेरा कहना है, अगर सरकार इस पर ठोस काम करती है तो सरकार की जो विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाने में तत्पर रहेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तभी सफल होगा, तभी ये नारा सफल होगा। इस बात को धरातल पर उतार करके संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अगर 70 साल में जो लोग विकसित नहीं हुए आरक्षण का लाभ लेकर, तो विकसित होंगे भी नहीं। जो लाभ लेने के बाद भी अपने को दलित कहते तो वो दलित रहेंगे। फिर जो रह गए हैं उनको दिया जाए। मेरा कहना है उसमें भी 4% दलित लोगों को नहीं मिला है आरक्षण, उनको दिया जाए। और जो गरीब आर्थिक रूप से उनको दिया जाए। मेरा कहने मतलब है सक्षम देश बनाने के लिए सबके साथ आत्मीयता के साथ व्यवहार होना चाहिए। केवल ये नहीं कि मेरा अधिकार है, कर्तव्य के साथ अधिकारों का निर्वहन हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म उत्सव आ रहा है, तो जन्म अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भगवान परशुराम जी ने अत्याचार, अनाचार खत्म करने के लिए खुद आगे आए।